जय हिंद। आज मैं फिर से साइंस का क्वेश्चन लाया इस वीडियो में। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये आप लोगों के लिए वीडियो हेल्पफुल होने वाला है। तो चलते हैं से फर्स्ट क्वेश्चन से। और फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि हृदय की गति सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो हम लोग हृदय की गति सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, करेक्ट ऑप्शन। स्टेथोस्कोप का प्रयोग किया जाता है हृदय की गति सुनने के लिए। पहला का ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर दूसरा नंबर देखिएगा पूछ रहा है। दूसरा नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि वायुमंडलीय दाब की माप की जाती है। तो वायुमंडलीय दाब की माप की जाती है बैरोमीटर से। किससे? बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। राइट ऑप्शन दूसरा का डी करेक्ट ऑप्शन होगा। ओडोमीटर से दूरी मापी जाती है। गाड़ी की दूरी किससे मापी जाती है? तो ओडोमीटर से मापी जाती है। तो दूसरा का ऑप्शन डी, बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तीसरा नंबर पूछ रहा है यहाँ पे कि सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को रखा जाता है। तो सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को जो रखा जाता है लेंस और प्रकाश केंद्र के बीच में। कहाँ? लेंस और प्रकाश केंद्र के बीच में सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को रखा जाता है। तीसरा का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। किसका? उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है सरल सूक्ष्मदर्शी में। ये बात याद रखना। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पूछ रहा है चौथा नंबर क्वेश्चन है कि वनस्पति तेलों से कृत्रिम घी बनाने में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है। तो वनस्पति तेलों से कृत्रिम घी बनाने में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा निकेल का। निकेल का प्रयोग किया जाता है वनस्पति तेल से कृत्रिम घी बनाने में। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे चौथा का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। निकेल उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है वनस्पति तेल से कृत्रिम घी बनाने में। 5 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पूछ रहा है कि अमोनिया गैस बनाने की हैबर विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है। तो अमोनिया गैस बनाने की हैबर विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? तो याद रखना आयरन के लौह चूर्ण का। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आयरन के लौह चूर्ण का उपयोग किया जाता है अमोनिया गैस बनाने की हैबर विधि में। लौह चूर्ण जिसे हम लोग आयरन बोलते हैं। तो 5 का ऑप्शन एक करेक्ट होगा। अमोनिया गैस बनाने की हैबर विधि में किस उत्प्रेरक का इस्तेमाल किया जाता है? तो आयरन के लौह चूर्ण का ऑप्शन एक करेक्ट होगा 5 का। उसके बाद यहाँ से देखिएगा, पूछ रहा है 6 नंबर क्वेश्चन कि अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे काल्पनिक बनता है सीधा और वस्तु से बड़ा बनता है जब वस्तु होती है। तो अवतल दर्पण में किस स्थिति में काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है और सीधा बनता है और वस्तु से बड़ा बनता है? तो याद रखना, जब हम लोग प्रतिबिंब अवतल दर्पण के सामने फोकस और ध्रुव के बीच में रखते हैं, जब हम वस्तु को, तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, काल्पनिक बनता है, सीधा बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है। तो 6 का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। उसके बाद है अवतल दर्पण में केवल एक ही स्थिति में दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनता है, वो भी काल्पनिक बनता है, सीधा बनता है और वस्तु से बड़ा बनता है, जब हम लोग फोकस और ध्रुव के बीच में रखते हैं तब। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर पूछ रहा है कि रक्त दाब किस यंत्र से मापा जाता है। तो याद रखना रक्तचापी यंत्र या स्फाइग्नोमैनोमीटर से भी मापा जाता है, जिसको हम सिग्मोफैनोमीटर भी बोलते हैं। तो रक्त दाब माप यंत्रों को रक्त का दाब किस यंत्र से मापा जाता है? तो रक्तचापी से या सिग्मोफैनोमीटर से भी मापा जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन देखेंगे, तो यहाँ पर दिया है सिफुगोमो माइनोमीटर, जिसे हम लोग रक्तचापी भी बोलते हैं। याद रखना रक्तचापी भी रक्त मापने वाला यंत्र को बोलते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन सिफुगुमो मैनोमीटर या रक्तचापी, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। रक्त मापने वाली यंत्र है। उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछ रहा है ट्रांसफर का क्रोड बना होता है। जो ट्रांसफर का क्रोड होता है पतलीदार होता है नीचे की तरफ, उसका किस 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 धातु का बना होता है? किसकी किसकी परत बनी होती है? तो याद रखना नर्म लोहे की परत बनी होती है। ट्रांसफर क्रोड किसका बना होता है? नर्म लोहे का। और ट्रांसफर के खोजकर्ता कौन है? तो याद रखना ट्रांसफर की खोजकर्ता फ्राइडे साहब है। कौन? फ्राइडे साहब ट्रांसफर की खोज करता है। तो ट्रांसफर का क्रोड बना होता है नर्म लोहा का, जिसके खोजकर्ता फ्राइडे हैं ट्रांसफर के। उसके बाद देखिएगा 9 नंबर पूछ रहा है यहाँ पे कि ट्रांसफर किस सिद्धांत पर आधारित है। तो ट्रांसफर जो है किस सिद्धांत पर आधारित है? तो याद रखना विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम पर। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम पर जो है ट्रांसफर का सिद्धांत आधारित है। 9 का ऑप्शन बी करेक्ट होगा।
उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पूछ रहा है 10वां नंबर कि ट्रांसफर प्रयुक्त होता है। तो ट्रांसफर प्रयुक्त होता है कब? तो याद रखना, एसी वोल्टेज को कम या एसी वोल्टेज को आप उपचयन या अपवायन करने के लिए। तो शॉर्ट भाषा में समझिएगा, एसी वोल्टेज को घटाने या बढ़ाने के लिए, घटाने या बढ़ाने के लिए ट्रांसफर का प्रयोग किया जाता है, याद रखना। जो एसी वोल्टेज को हम लोग अल्टरनेट करंट बोलते हैं। तो ट्रांसफर प्रयुक्त कब होता है? ये ट्रांसफर का प्रयुक्त होता है एसी वोल्टेज को घटाने या बढ़ाने के लिए। तो 10वां का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पूछ रहा है, यहाँ पे हीट स्टोन लिखा जाएगा, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हीट स्टोन है, हीट स्टोन। हीट स्टोन हीट स्टोन ब्रिज का व्यवहार किस में मापन में किया जाता है? तो हीट स्टोन ब्रिज का व्यवहार किसके मापन में किया जाता है? तो प्रतिरोध के मापन में। प्रतिरोध के मापन में हीट स्टोन ब्रिज का उपयोग किया जाता है, और प्रतिरोध का मात्रा ओम होता है, याद रखना, और प्रतिरोधकता का मात्रा ओम मीटर होता है। तो हीट स्टोन ब्रिज का किसके मापन में किया जाता है? तो प्रतिरोध के मापन में। 11 का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि अधिकतम तन्य वाला धातु है। तो अधिकतम तन्य धातु कौन सी है? तो याद रखना, अधिकतम तन्य वाली धातु सोना है। सोना से सबसे मतलब 1 ग्राम तार में लगभग हजारों किलोमीटर की दूरी, एक एक मतलब बहुत लंबी तार खींचा जा सकती है। तो ये अधिकतम तन्य वाला धातु सोना है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, जिसका संकेत सोना का संकेत क्या होता है? तो एयू सोना का संकेत होता है, याद रखना। और चांदी विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 29 नंबर पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किस धातु का तार आसानी से खींचा जा सकता है? तो हम लोग पहले क्वेश्चन देखिए 28 नंबर की, किस धातु को किस धातु तन्य धातु है? तो सोना धातु तन्य है। जो और फिर यहाँ पे पूछ दिया है 29 नंबर, किस धातु को तार आसानी से खींचा जा सकता है? तो यहाँ पे वो भी वही राइट ऑप्शन हो जाएगा, सोना धातु का तार आसानी से खींचा जा सकता है। अगर यहाँ पे सोना ऑप्शन नहीं देगा तो किसको मारेंगे? तो हम लोग यहाँ पे चांदी को मारेंगे। चांदी विद्युत का सुचालक भी है, और इससे तार भी बनाया जा सकता है। तो राइट ऑप्शन सी होगा। अगर सोना यहाँ पर आता तो सोना को यहाँ पर मान्यता सबसे ज्यादा दी जाती। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा 13 नंबर, कि निम्न में से कौन सा तार खींचने योग्य सबसे नवीन धातु है? तो निम्नलिखित में कौन सा तार खींचने योग्य सबसे नवीन धातु है? देखिए यहाँ पे, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा सोना। सोना यहाँ पे देखिए, सोगा लिखा गया है, सोना यहाँ पर होता। तो सोना धातु है, तार खींचने योग्य सबसे नवीन धातु है सोना, जिसका संकेत ए होता है, और चांदी का संकेत एजी होता है। चांदी जो विद्युत का अच्छा सुचालक है, और सोना से तार अधिक बनाया जाता है। तो पहला ऑप्शन एक करेक्ट होगा, सोना। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछ रहा है कि पूछ रहे हैं यहाँ पे कि जल में सबसे कम घुलनशील गैस है। तो जल में सबसे कम घुलनशील गैस जो है, याद रखना, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन गैस जो है जल में सबसे कम घुलनशील गैस है। 14 का ऑप्शन एक करेक्ट होगा। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 15 नंबर पूछ रहा है कि कैल्शियम कार्बोनेट में कार्बन का प्रतिशत है। तो कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग जिप्सम भी बोलते हैं। और जब हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं, तो याद रखना, कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग जब गर्म करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है, जो अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण हो जाएगा, वियोजन अपघटन अभिक्रिया का। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि कैल्शियम कार्बोनेट में जो कैल्शियम कार्बोनेट किसका सूत्र है? तो जिप्सम का सूत्र है, संगमरमर का सूत्र है, इसी का नाम बोला जाता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट में कार्बन का प्रतिशत पूछ रहा है, तो याद रखना 12% होता है कैल्शियम कार्बोनेट में। कार्बन 12%, ऑप्शन एक सी करेक्ट ऑप्शन होगा, 12%। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पूछ रहा है 16 नंबर, कि हैलोजन में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकरण करता है। तो हैलोजन में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकरण करता कौन है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्लोरीन। फ्लोरीन जो है हैलोजन में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकरण करता है। 16 का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। कौन? फ्लोरीन हैलोजन में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकरण करता है, फ्लोरीन ऑप्शन सी करेक्ट होगा, जिसका संकेत एफ होता है। जिसका संकेत क्या होता है? फ्लोरीन सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है फ्लोरीन, जो सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकरणता प्रदर्शित करता है। तो 16 का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। वर्ग 17 के तत्वों को हैलोजन समूह का तत्व कहा जाता है, यह भी बात याद रखना। उसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन है कि अम्ल, यहाँ पर अम्ल लिखा गया है, अम्लीय वर्षा मुख्यतः किस गैस के कारण होती है?
तो याद रखना अम्लीय वर्षा किस गैस के कारण मुख्यतः होती है, तो याद रखना नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो है अम्लीय वर्षा का प्रमुख कारण है, तो ऑप्शन हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड। और यहाँ पे नाइट्रोजन ऑक्साइड भी रहता तो नाइट्रोजन ऑक्साइड भी मारते। तो अम्लीय वर्षा का मुख्यतः किस गैस के कारण होती है, तो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस के कारण। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा 17 का। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पूछ रहा है कि मीथेन का रासायनिक सूत्र है, तो मीथेन का रासायनिक सूत्र CH4 होता है। क्या होता है? CH4 होता है। और मीथेन जो है किस ग्रुप का सदस्य है, तो याद रखना मीथेन जो है एल्केन ग्रुप का सदस्य है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन का सदस्य एल्केन का। एल्केन का सूत्र होता है CnH2n, H2n प्लस 2 होता है एल्केन का सूत्र, जिसको हम लोग संतृप्त हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। तो एल्केन एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन का उदाहरण हो जाएगा। और मीथेन का सूत्र CH4 होता है। मीथेन की आकृति याद रखना समचतुर्भुजीय होता है, समचतुर्भुजीय या सम चतुष्फलकीय होता है, इसको बोलते हैं। मेथेन का आकार समचतुष्फलकीय। मेथेन का सूत्र CH4 संतृप्त हाइड्रोकार्बन का मेथेन उदाहरण है। और इसका सूत्र एल्केन का सूत्र CnH2n प्लस 2 होता है। ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि मीथेन किस वर्ग का सदस्य है, तो एल्केन ग्रुप का सदस्य है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा मेथेन का सूत्र CH4 हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। उसके बाद यहाँ से देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है 19 नंबर कि सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है। तो सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सी गैस का प्रयुक्त किया जाता है, तो याद रखना कार्बन डाइऑक्साइड गैस का। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है सोडा वाटर बनाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है, इसीलिए इसका उपयोग सोडा वाटर में किया जाता है। तो 19 का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। उसके बाद यहाँ से देखिएगा पूछ रहा है 20 नंबर की क्वेश्चन कि 20 नंबर है कि तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किया। तो तत्वों को सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया, तो याद रखना डो डोवेनर ने तत्वों को सबसे पहले वर्गीकरण किए थे। तो 20 का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। डोव डोवे डोवेनर ने त्रिक नियम का दिया था। किसने दिया था? डोवेनर त्रिक नियम का प्रतिपादन किया था। किस नियम का? त्रिक नियम का प्रतिपादन डोवेनर ने किए थे। और तत्वों का वर्गीकरण सबसे पहले इसी वैज्ञानिक ने किए थे, डोवेनर ने। और उसके बाद न्यूटन ने अष्टक नियम दिया था। क्या दिया था? अष्टक नियम किसने दिया था, तो याद रखना अष्टक नियम न्यूटन साहब ने दिए थे, ये भी बात याद रखना। यहाँ से चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखिए पूछ रहा है 21 नंबर क्वेश्चन यहाँ से पूछ रहा है कि रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा संभावी यूनिट है। तो रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा संभावी यूनिट यहाँ पर पूछ रहा है। तो याद रखना रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा संभावी यूनिट जो है वो अणु है। क्या है? अणु। सर 21 का ऑप्शन सी करेक्ट होगा, अणु। रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा संभावी यूनिट अणु, ऑप्शन सी करेक्ट है। उसके बाद देखिएगा 22 नंबर पूछ रहा है यहाँ पे कि एक परमाणु द्रव्यमान को व्यक्त किया जाता है। तो एक परमाणु द्रव्यमान को किस में व्यक्त किया जाता है, तो याद रखना किलोग्राम में। याद रखना किलोग्राम में, या यहाँ पर याद रखना किलोग्राम में, या ए एम यू में किया जाता है। AMU में किया जाता है, किलोग्राम या AMU में किया जाता है। एक परमाणु द्रव्यमान को व्यक्त किया जाता है जिसको किलोग्राम या AMU में। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा AMU में एक परमाणु द्रव्यमान को व्यक्त किया जाता है AMU या किलोग्राम में, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पूछ रहा है 23 नंबर कि वह सबसे छोटा कण जिसमें उस तत्व के सभी गुण विद्यमान होते हैं। तो वह सबसे छोटा कण कौन है जिसमें उस तत्व के सभी गुण विद्यमान होते हैं, तो याद रखना परमाणु। परमाणु सबसे छोटा कण है जिसमें उस तत्व के सभी गुण विद्यमान होते हैं। तो 23 का ऑप्शन एक करेक्ट होगा। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ पे 24 नंबर कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम है, क्या नाम है, तो याद रखना विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। और विटामिन बी का रासायनिक नाम है थायमीन, याद रखना विटामिन B1 का रासायनिक नाम है थायमीन। विटामिन B1 में बहुत से विटामिन आते हैं, इस विटामिन B1 को बी कॉम्प्लेक्स बोला जाता है, याद रखना। और एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का रासायनिक नाम है। और विटामिन ए की कमी से कौन सी रोग होता है? रतौंधी रोग होता है, ये भी याद रखना। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। और विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। कौन सी रोग होती है? बेरी बेरी रोग होती है। और विटामिन सी की कमी से कौन सी रोग होती है? यहाँ पे लिख देता हूँ, विटामिन सी की कमी से स्कैर्वी रोग होता है, याद रखना स्कैर्वी रोग होता है विटामिन सी की कमी से। और विटामिन B1 किसको ज़्यादा सेवन करने से रोग होता है? बेरी बेरी रोग किसकी ज़्यादा सेवन करने से रोग होता है? तो याद रखना पॉलिश की हुआ चावल और मक्का को सेवन करने से बेरी बेरी रोग
बेरी-बेरी रोग का खतरा बना हुआ रहता है। तो याद रखना, पॉलिश किया हुआ चावल और मक्का को सेवन करने से बेरी-बेरी रोग की खतरा बना रहा होता है। याद रखना, एस्कॉर्बिक एसिड का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का रासायनिक नाम है, और एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन सी की कमी से होता है एस्कॉर्बिक रोग। उसके अलावा यहाँ पूछ रहा है 25 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है कि बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा का रासायनिक नाम पूछ रहा है, तो याद रखना, बेकिंग सोडा या खाने वाला, बेकिंग सोडा को हम लोग खाने वाला सोडा बोलते हैं। तो याद रखना, ऐसे भी पूछ है बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है। हम लोग ऐसे यहाँ पे पूछ दिया खाने वाला सोडा, तो याद रखना सूत्र इसका होता है NaH। याद रखना NaHCO3। NaHCO3 होता है इसका रासायनिक नाम। सोडियम बाइकार्बोनेट इसका रासायनिक नाम होता है, और इसका रासायनिक सूत्र NaHCO3 होता है, जिसको हम लोग खाने वाला सोडा भी कहते हैं। इसका उपयोग बता दूं, स्पंज बनाने में और खास्ता व्यंजक बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट का। ये भी बात याद रखना। तो ऑप्शन भी करेक्ट होगा 25 का, सोडियम बाइकार्बोनेट। और धोने वाला सोडा अगर पूछ देगा तो क्या होगा सूत्र? तो याद रखना, धोने वाला सोडा का सूत्र Na2CO3, Na2CO3 10H2। यहाँ पर जल लगा देना 10 को, तो ये धोने वाला सोडा का सूत्र हो जाएगा। ये दोनों बात याद रखना, दोनों बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। उसके बाद यहाँ से चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 26 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पूछ रहा है कि बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है। अगर पूछ देता है यहाँ पे कि बेरी बेरी रोग किसको ज्यादा सेवन करने से होता है, तो याद रखना बेरी बेरी किसको ज्यादा सेवन करने से होता है, तो पॉलिश किया हुआ चावल। याद रखना, पॉलिश किया हुआ चावल पॉलिश किया हुआ चावल और मक्का को सबसे अधिक ज्यादा सेवन करने से, मक्का को सेवन करने से बेरी बेरी रोग का खतरा बना होता है। तो बेरी बेरी रोग किसकी कमी से होता है? तो याद रखना, थायमीन की कमी से। किसकी? थायमीन। विटामिन बी, थायमीन ही यहाँ पर भी दे देता, विटामिन B1 की जगह पर विटामिन बी नहीं देता तो थायमीन भी दे देता, इसका रासायनिक नाम दे देता। तो याद रखना, थायमीन या विटामिन बी का ही रासायनिक नाम है थायमीन। तो बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? थायमीन या विटामिन बी की कमी से। विटामिन बी का ही रासायनिक नाम थायमीन है, ये बात याद रखना। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा पूछ रहा है, राइट ऑप्शन 26 का बी ऑप्शन सही है। उसके बाद देखिएगा पूछ रहा है 27 नंबर पूछ रहे हैं कि वसा में घुलनशील विटामिन है। तो देखिए, विटामिन दो प्रकार के होते हैं, वसा बिले विटामिन, वसा बिले, एक वसा बिले विटामिन होता है, यहाँ पे लिख रहा हूँ वसा बिले विटामिन। और देखिए एक जल बिले विटामिन होता है, जल बिले विटामिन। वसा बिले विटामिन और एक जल बिले विटामिन। तो वसा बिले विटामिन कौन से आता है? तो याद रखना, वसा बिले विटामिन जो आता है, विटामिन ए आता है, डी आता है, विटामिन ए डी ई आता है, और विटामिन के आता है। चार विटामिन ऐसे हैं जो वसा में घुल जाते हैं। कौन कौन? तो याद रखना, अजय देवगन, एकता कपूर, अजय देवगन एकता कपूर जो है वसा में घुल जाते हैं। कौन कौन? विटामिन ए डी ई और के, ये चारों विटामिन जो है वसा में घुल जाते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट होगा। इनमें सभी विटामिन ए भी, विटामिन डी भी, विटामिन के, ये चारों वसा घुलनशील विटामिन है। लेकिन यहाँ पे कौन से विटामिन दो बच गए? देखिए, बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन बी को कॉम्प्लेक्स क्यों बोला जाता है? तो विटामिन बी के अंतर्गत बहुत सारे विटामिन आते हैं, जैसे विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B6, इसीलिए विटामिन बी को बी कॉम्प्लेक्स बोला जाता है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स सी आते हैं। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स सी जो है जल विलेय विटामिन है, बात याद रखना। और उसके अलावा बता दूं कि विटामिन एक कार्बनिक पदार्थ है। विटामिन का खोज किसने किया था? हॉपकिंस ने किया था, याद रखना। हॉपकिंस ने विटामिन की खोज करता है, याद रखना। लेकिन विटामिन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो फ्रैंक ने विटामिन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1911 में किया था। इसलिए कहा जाता है कि विटामिन का खोज फ्रैंक ने किया था। लेकिन ये बात गलत है कि विटामिन का खोज हॉपकिंस साहब ने किए थे। किसने? हॉपकिंस ने किए थे। लेकिन विटामिन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1911 में फ्रैंक ने किया था। तो याद रखना ये सब बातें। और वसा बिले विटामिन ए डी, विटामिन ए और डी और ई और के है वसा बिले विटामिन। और जल बिले विटामिन कौन है? बी कॉम्प्लेक्स सी। 28 नंबर पूछ रहा है यहाँ पे कि जल में घुलनशील विटामिन है, तो जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन है? तो याद रखना, हम बताए थे कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स सी जो है जल बिले विटामिन है। तो राइट ऑप्शन विटामिन बी हो जाएगा। विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमीन है, याद रखना ये भी। थायमीन विटामिन B1 का रासायनिक नाम है। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा राइट ऑप्शन 28 का 20 सही है। उसके बाद यहाँ से पूछ रहा हूँ 29 नंबर क्वेश्चन कि जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उसके फलस्वरूप उत्पन्न ऊर्जा कहलाता है। तो जब कोई धातु या धातु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो उसके फलस्वरूप उत्पन्न ऊर्जा क्या कहलाता है? तो याद रखना, इलेक्ट्रॉन बंधुता। और धातु के पास इलेक्ट्रॉन खोने की प्रवृत्ति होती है, लेने की प्रवृत्ति नहीं होती है। तो याद रखना, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है जब कोई भी अधातु या कोई भी धातु, तो उसके फलस्वरूप उत्पन्न ऊर्जा क्या कहलाता है? तो उसके फलस्वरूप उत्पन्न ऊर्जा इलेक्ट्रॉन बंधुता कहलाता है। ऑप्शन 29 का एक करेक्ट होगा, इलेक्ट्रॉन बंधुता।
उसके बाद यहाँ से पूछ रहा है कि 30 नंबर क्वेश्चन है कि किस वर्ग के मुद्रा धातु कहा जाता है। तो देखिएगा, देखिए कॉपर, सिल्वर और सोना धातु जो है ये मुद्रा वर्ग के धातु है, कॉपर सिल्वर सोना। तो याद रखना वर्ग एक के तत्व को वर्ग वन एक के तत्व को मुद्रा धातु कहा जाता है। और मुद्रा धातु बनाने वाले धातु कौन कौन से हैं? कॉपर सिल्वर सोना, ये सब मुद्रा धातु के उदाहरण हैं। इसी से मुद्रा धातु बनाए जाते हैं। तो किस वर्ग के मुद्रा धातु कहते हैं? तो वर्ग एक के तत्व को वर्ग वन एक के तत्व को मुद्रा धातु कहते हैं। ऑप्शन ए 30 का करेक्ट होगा। उसके बाद यहाँ से देखिएगा, मेंडली साहब से संबंध पूछ रहा है 21 नंबर कि मेंडलीव का संबंध किस देश से है। तो मेंडलीव का संबंध किस देश से है? तो याद रखना मेंडलीव को नाम इसमें किस लिए आ गया। तो मेंडलीव का संबंध जो है, मेंडलीव ने सबसे पहले आवार सारणी बनाया था। याद रखना सबसे पहले आवार सारणी किसने तैयार किया था? तो याद रखना मेंडलीव साहब ने ही सबसे पहले आवार सारणी का निर्माण किए थे, इसीलिए मेंडलीव साहब का पूछा जाता है। तो मेंडलीव का संबंध किस देश से है? तो याद रखना रूस देश से संबंधित थे, सबसे पहले आवार सारणी बनाया। लेकिन आप लोग पूछा जाता है ज्यादातर आधुनिक आवार सारणी किसने बनाया? तो आधुनिक आवार सारणी मोसले साहब ने बताए थे। किसने? मोसले साहब ने। आवार सारणी जो पुराना आवार सारणी था वो द्रव्यमान संख्या पर आधारित था, लेकिन मोस्ले साहब जो आधुनिक आवास सारणी बनाए हैं द्रव्यमान संख्या पर आधारित नहीं। ये द्रव्यमान संख्या पर द्रव्यमान परमाणु द्रव्यमान पर आधारित है, द्रव्यमान संख्या पर आधारित नहीं है। ये बात याद रखना। तो मेंडलीव का संबंध रूस से है, तो ऑप्शन करेक्ट होगा रूस, जो आवार सारणी का सबसे पहले निर्माण करता है। उसके बाद पूछ रहा है 32 नंबर कि आधुनिक आवार सारणी में किस समूह में केवल 7 तत्व है। याद रखना आधुनिक आवार सारणी के किस समूह के तत्व में केवल 7 तत्व हैं। तो किस वर्ग के तत्वों को निष्क्रिय गैस या शून्य वर्ग के तत्व या अक्रिय गैस कहते हैं। तो याद रखना वर्ग 18 के तत्वों को कहते हैं। और वर्ग 18 के तत्वों में केवल 7 समूह आते हैं, केवल 7 तत्व आते हैं। कौन कौन बताता हूँ, याद रखना हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और यहाँ पर रेडॉन आता है आर्यन। तो हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन कितने धातु हुए? तो देखिए और एक और आता है, इसमें कोई और आता है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 एक और कोई भी धातु है, मतलब अक्रिय गैस है, उसमें मुझे याद नहीं आ रहा। तो हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन आते हैं, सब अक्रिय गैस के अंतर्गत आते हैं, ये बात याद रखना। तो आधुनिक अवस्था में किस समूह केवल 7 तत्व हैं? तो वर्ग 18 में केवल 7 तत्व हैं। याद रखना वर्ग 18 में केवल 7 तत्व हैं। और इसमें एक और आता है, उसको नहीं लिया जाता है ऐसे। तो राइट ऑप्शन 32 का वर्ग 18 के तत्व में, वर्ग 18 के आधुनिक आधुनिक अवस्था में किस समूह केवल 7 तत्व है? तो वर्ग 18 में केवल 7 तत्व हैं, जिसे अक्रिय गैस बोला जाता है। 33 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछ रहा है किस वर्ग के तत्व को एक्स बनाने वाला तत्व कहते हैं। तो याद रखना है किस वर्ग के तत्व को एक्स बनाने वाला तत्व कहा जाता है। तो याद रखना वर्ग 6a के तत्व को वर्ग 6a के तत्व को एक्स बनाने वाला तत्व कहते हैं। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। और किस तत्व का एक्स बनाने वाला तत्व कहा है? तो 6a के तत्व को, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। उसके बाद यहाँ से पूछ रहा है 34 नंबर, देखिएगा ध्यान से। 34 नंबर पूछ रहा है कि किस वर्ग की तत्वों की संयोजकता 2 होती है। तो किस वर्ग की तत्वों की संयोजकता 2 होती है? तो याद रखना किस वर्ग की तत्वों की संयोजकता 2 होती है। तो याद रखना वर्ग 1a के तत्वों की संयोजकता 2 होती है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। वर्ग वन ए के तत्वों की संयोजकता कितनी होती है? 2 होती है। 34 ऑप्शन ए करेक्ट होगा। उसके बाद यहाँ से देखिएगा 35 नंबर पूछ रहा है, 35 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछ रहा है कि सबसे हल्का तत्व है। तो सबसे हल्का तत्व कौन सी है? तो देखिए याद रखना सबसे हल्का तत्व जो है लिथियम है। सबसे हल्का तत्व कौन सी है? लिथियम है। अगर सबसे भारी धातु पूछ देता तो ऑक्सीजन। सबसे भारी धातु कौन है? ऑक्सीजन सबसे भारी धातु है। लेकिन सबसे हल्का तत्व पूछ रहा तो लिथियम। तो राइट ऑप्शन सबसे हल्का तत्व लिथियम करेक्ट ऑप्शन होगा 35 का लिथियम। उसके लिथियम का संकेत एल होता है, ये भी बात याद रखना। सबसे हल्का तत्व लिथियम, सबसे भारी तत्व कौन है? ऑक्सीजन, जिसका संकेत एस होता है। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछ रहा है 36 नंबर क्वेश्चन। 36 नंबर ध्यान से देखिएगा पूछ रहा है कि पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु तत्व। तो पृथ्वी पर पूछ रहा है, यहाँ पर सबसे पहले कंफ्यूज नहीं होना है। तो देखिए अगर पूछ देता है पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व क्या है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन हो जाता है। लेकिन यहाँ पे पूछ दिया है धातु तत्व क्या है। तो पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु तत्व एल्युमिनियम है। क्या है? एल्युमिनियम सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु तत्व है। 36 का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु तत्व एल्युमिनियम है। 36 का ऑप्शन सी करेक्ट है।
उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछ रहा है 37 नंबर क्वेश्चन। 37 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछ रहा है कि पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है। तो पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व जो है क्या है, तो याद रखना ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है। अगर यहीं पे पूछ देता धातु तत्व क्या है, तो धातु तत्व में एल्युमिनियम हो जाता। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है कि तत्व कौन सा है, तत्व सिर्फ पूछा है। तो पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने तत्व ऑक्सीजन, एक करेक्ट ऑप्शन होगा 37 का। उसके बाद है से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा पूछ रहा है 38 नंबर क्वेश्चन कि प्रत्येक अवार्ड का अंतिम सदस्य होता है। तो प्रत्येक अवार्ड का एक अंतिम सदस्य जो होता है वो निष्क्रिय गैस होता है। क्या होता है, कैसी गैस होती है, निष्क्रिय गैस होती है, नोबल गैस होती है, शून्य वर्ग का तत्व होता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन होगा, निष्क्रिय गैस होती है। प्रत्येक अवार्ड का अंतिम सदस्य निष्क्रिय गैस होती है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। निष्क्रिय गैस को हम लोग भी शून्य वर्ग का तत्व और नोबल गैस के नाम से जानते हैं। नोबल गैस भी दे देता कि प्रत्येक अवार्ड का अंतिम सदस्य होता है तो शून्य वर्ग का तत्व निष्क्रिय गैस तत्व, इसे याद रखना, नोबल गैस भी बोला जाता है। तो प्रत्येक वर्ग का अंतिम सदस्य निष्क्रिय गैस होती है, 38 का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए 39 नंबर पूछ रहा है कि प्रत्येक अवार्ड का पहला सदस्य होता है। देखिए हम लोग पहले देखे इसके पहले वाला 38 नंबर क्वेश्चन की प्रत्येक अवार्ड का अंतिम सदस्य होता है। तो प्रत्येक अवार्ड का अंतिम सदस्य जो होता है एक निष्क्रिय गैस होता है, अक्रिय गैस होती है, नोबल गैस होती है, शून्य वर्ग का तत्व होता है। लेकिन यहाँ पे लास्ट में पूछा 39 नंबर कि प्रत्येक अवार्ड का पहला सदस्य क्या होता है। तो प्रत्येक अवार्ड का पहला सदस्य जो होता है, याद रखना, एक क्षार धातु होता है। क्या होता है, एक क्षार धातु होता है प्रत्येक अवार्ड का पहला सदस्य, याद रखना। और सभी धातुएं अम्ल से विक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। और तो यहाँ पे याद रखना प्रत्येक वर्ग का पहला सदस्य क्षार धातु होता है, ये भी बात याद रखना। 39 का ऑप्शन एक करेक्ट होगा। प्रत्येक वर्ग का अंतिम सदस्य सक्रिय गैस, प्रत्येक वर्ग का पहला सदस्य क्षार धातु। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा पूछ रहा है 40 नंबर क्वेश्चन। 40 नंबर क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी के दूसरे तथा तीसरे आवर्त में कितने तत्व होते हैं। तो आवर्त सारणी के दूसरे तथा तीसरे आवर्त में कितने तत्व होते हैं। तो आप लोग इसका कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, जरूर से जरूर दीजिएगा। तब ऐसे में आंसर बता दूंगा, लास्ट में मैं बताऊंगा। तो पहले आप लोग कमेंट बॉक्स में पिन कीजिएगा आंसर, उसके बाद मैं बता रहा हूँ कि आवर्त सारणी में आवर्त सारणी के दूसरे तथा तीसरे आवर्त में कितने तत्व होते हैं। तो आवर्त सारणी के दूसरे तथा तीसरे आवर्त में कितने तत्व होते हैं, 8 तत्व होते हैं, ऑप्शन भी करेक्ट होगा। और इसका आंसर भी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आवर्त सारणी के दूसरे तथा तीसरे आवर्त में कितने तत्व होते हैं, 8 होते हैं। तो जय हिंद, आज के वीडियो इतना ही। वीडियो फुल वॉच कीजिएगा दोस्त, आप लोग से इतना ही रिक्वेस्ट है।